डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल इंटरेक्टिव फिजिक्स बाय दीपक वर्मा में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, चैप्टर नंबर 2 NCERT का स्टार्ट हो चुका है। आप लोग घर पर पढ़ रहे हैं। आज NCERT का चैप्टर नंबर 2 कंटिन्यू में रहेगा और ये आज लेक्चर नंबर 2 है फ्लूइड मैकेनिक्स का। यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं फ्लूइड, तो फ्लूइड के बारे में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। काफ़ी मज़ा आने वाला है। तो बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स यानी कि द्रव यांत्रिकी है क्या? आज हम द्रव यांत्रिकी को समझेंगे। पहले नंबर पे तो हम समझेंगे द्रव यांत्रिकी, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्लूइड माने द्रव और मैकेनिक्स, जिस पे कुछ हम फोर्स वगैरह लग रहा हो, बल वगैरह लग रहा हो, तो ये आता है द्रव यांत्रिकी में। और द्रव यांत्रिकी के बाद में हम लोग लेक्चर के एंड तक आज हम प्रणोद सीख जाएंगे। प्रणोद, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं थ्रस्ट। तो आज काफ़ी मज़ा आने वाला है और लेक्चर को मिस मत कीजिए। मैं फिर से बोलता हूँ, कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू डेली देखिएगा, जिससे और नोट्स अपने प्रॉपर आप लोग मेंटेन कीजिएगा। तो आज आप लोगों के सामने स्टार्ट हो रहा है द्रव यांत्रिकी। तो बच्चों, द्रव यांत्रिकी है क्या? द्रव यांत्रिकी की बात करें तो द्रव यांत्रिकी को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या बोलते हैं? फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये फ्लूइड मैकेनिक्स एक विज्ञान की शाखा होती है। द्रव यांत्रिकी विज्ञान की वह शाखा होती है जिसमें हम तरलों का अध्ययन करते हैं। यानी कि जिसमें हम जितने भी तरल हैं हमारे सामने, उनका हम अध्ययन करते हैं। क्या कहलाता है? द्रव यांत्रिकी। यानी कि हम द्रव यांत्रिकी में हम हमेशा तरलों का अध्ययन करते हैं। अब बच्चों, तरल क्या है? यहाँ पर तरल वह चीज़ होती है जो बाह्य बल लगाने पर प्रवाहित हो जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे मैंने बोला पानी, ठीक है, पानी पर आपने बल लगाया। बल क्या लगाना? आपने बकेट, एक आपके सामने गिलास पानी है, आपने ऐसे उसको ज़मीन में फेंक दिया। ज़मीन में फेंकने पर वो क्या होगा? बह सकेगा। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई? तरल की प्रॉपर्टी। तो हम द्रव यांत्रिकी के अंतर्गत हम हमेशा तरलों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? तरलों का अध्ययन करते हैं। ये बात आप ध्यान कर लीजिएगा, तरलों का अध्ययन करते हैं। तरल क्या है? देखो बेटा, जितने भी द्रव होते हैं, लिक्विड, जितने भी गैस होते हैं, ठीक है, जितने भी फ्लूइड, जितने भी गैस हुए, ये सब किसके अंदर आएंगे? लिक्विड के अंदर आएंगे। ठीक है। अब जैसे हमेशा मैंने यही नहीं बोला पानी, आप एक द्रव को लेके चल रहे हो, पानी क्या है? यहाँ पर पानी जो है वो द्रव है, फ्लूइड है, और वो किस में आएगा? लिक्विड में आएगा। यानी कि अगर मैं वेन आरेख के थ्रू समझाऊं कि ये द्रव है और ये गैस है, तो सभी द्रव और गैस क्या हैं? तरल हैं। अब इससे तो क्लियर हो रहा होगा। तरल माने, तरल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लिक्विड। तो सभी लिक्विड के अंदर क्या क्या आएगा आपका? एक तो फ्लूइड आएगा, द्रव जिसमें फ्लूइडिटी हो, बह सके, और क्या आएगा? गैस आएगा। यानी सभी द्रव और गैस, यानी सभी फ्लूइड और गैस किसके अंदर आते हैं? तरल के अंदर आते हैं। तो हम द्रव यांत्रिकी में तरलों का अध्ययन करते हैं, जिसमें द्रव भी है और गैस भी है। अब बच्चों, जैसे मैंने बात करी आप लोगों से, आपका पानी का गिलास है, ये क्या है? द्रव। आप दूध पी रहे हैं, दूध को आपने पिया और उसके बाद मान लो फेंका, मतलब बहने की क्षमता है, उसे ज़मीन पर मान लो कभी फैल जाता है तो वो फ्लो हो रहा है, बह रहा है, यानी वो सब क्या है? द्रव। घर में जो LPG सिलेंडर है, ठीक है, क्या है? उसके अंदर गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या है? ये सब गैस हैं। और गैस किसके अंतर्गत आएंगी? गैस भी तरल के अंतर्गत आएंगी। जैसे द्रव तरल के अंतर्गत आता है, उसी तरीके से गैस भी तरल के अंदर काउंट की जाती है। तो गैस और द्रव मिलकर, गैस और द्रव किसके अंतर्गत आते हैं? तरल के अंतर्गत आते हैं। और उन तरलों की स्टडी क्या कहलाती है? फ्लूइड मैकेनिक्स। और फ्लूइड मैकेनिक्स क्या है? साइंस की ब्रांच।
विज्ञान की ब्रांच, विज्ञान की शाखा। तो विज्ञान की शाखा हुई द्रव यांत्रिकी, और द्रव यांत्रिकी के अंदर हम क्या करते हैं, तरलों का अध्ययन करते हैं। ये बात क्लियर है। अच्छा, एक चीज़ और बताऊंगा जो कि वेरी इंपॉर्टेंट लाइन एंड वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि तरल अपरूपण प्रतिबल जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में शियर स्ट्रेस का बहुत कम विरोध करते हैं, यानी बहुत कम विरोध करते हैं। यानी शियर स्ट्रेस तो है ही नहीं, अपरूपण प्रतिबल का बहुत कम विरोध करते हैं या बहुत कम प्रतिरोध करते हैं, अपोज करते हैं। कैसे? जैसे कि आपके सामने कंटेनर में पानी भरा हुआ है, एक बाल्टी पानी आप लेकर जा रहे हो, ठीक है, हैंडपंप से आपने पानी भरा और लेके जा रहे हो। तो आपने देखा होगा ऊपर की लेयर जब आप चलते हो तो डगमगाती है पानी इधर से उधर, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा ही चलता है। तो हो क्या रहा है, मतलब आप खींचते हुए ले जा रहे हैं ऊपर, उसको लेते हुए जा रहे हैं, खींचते हुए जा रहे हैं, तो शियर स्ट्रेस, शियरिंग जो फोर्स लग रहा है उसका बहुत कम अपोज हो रहा है, शियर स्ट्रेस का बहुत कम विरोध हो रहा है, विरोध हो ही नहीं रहा। अगर विरोध हो रहा होता तो पानी हिलता नहीं, पानी एज इट इज ही चलता, ठीक है। अब बाल्टी भरी हुई बाल्टी लेके जाइए, अब भरा हुआ मग लेके जाइए, अब ऐसे चलिए तो वो ऊपर से ऐसा लगेगा डांस कर रहा है, वाटर के मॉलिक्यूल्स डांस कर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो शियर स्ट्रेस होती ही नहीं है। मतलब कहने का मतलब ये अपरूपण बल का विरोध कर ही नहीं पाएंगे, अपरूपण प्रतिबल का भी विरोध नहीं कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये शियर फोर्स का जब अपोज नहीं कर पा रहे, यानी शियर स्ट्रेस कुछ उसके अंदर है नहीं, अपरूपण प्रतिबल है नहीं, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, तरल कहते हैं। वही कहानी तुम्हारी द्रव में है, वही कहानी गैस में। गैस में भी देख लो, किसी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के सिलेंडर को ले जाओ, गैस के सिलेंडर को ले जाओ, तो मॉलिक्यूल्स ऐसे थोड़ी ना एक जगह बैठे रहेंगे, मॉलिक्यूल आराम से घूमते रहेंगे एक जगह से दूसरी जगह की ओर। हाँ, ठोस अपरूपण बल का अपरूपण बल का अपोज करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। कैसे? मान लो ठोस है, अब ठोस की बात करें, मान लो यही ठोस है और इस अपरूपण बल यानी हम इसके ऊपर से हम एक फोर्स लगा रहे हैं, खींच रहे हैं, तो खींचेगा, अगर नीचे फिक्स करने पे खींचेगा, लेकिन उतना नहीं खींचेगा जितने द्रव और गैस खींच रहे थे, है ना। द्रव और गैस ने तो अपनी शेप एंड साइज दोनों ही चेंज कर ली, ये क्या ये शेप एंड साइज चेंज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही है कि तरल अपरूपण प्रतिबल का बहुत कम विरोध करते हैं। बहुत सी बुकों में अपरूपण प्रतिबल कहता है, कुछ लोग इसे अपरूपण बल भी कहते हैं, तो वो भी गलत नहीं है। अपरूपण बल का बहुत कम विरोध करते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? तरल कहते हैं। अब बच्चों, फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम दो तरह की मैकेनिक्स पढ़ेंगे। पहला होता है द्रव स्थैतिकी और दूसरा होता है द्रव गतिकी। पहला बोलता है द्रव स्थैतिकी और दूसरा होता है द्रव गतिकी। पहले वाले द्रव स्थैतिकी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स और दूसरे वाले को बोलते हैं हाइड्रोडायनामिक। अब बच्चों, द्रव स्थैतिकी और द्रव गतिकी में क्या अंतर है? कंफ्यूज हो रहे हो क्या? द्रव स्थैतिकी ये द्रव यांत्रिकी की शाखाएं हैं, ठीक है। जैसे विज्ञान की एक शाखा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान हो जाती है, इसी तरीके से द्रव यांत्रिकी किसकी शाखा है? विज्ञान की शाखा है। और विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं? द्रव यांत्रिकी। और द्रव यांत्रिकी को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। पहला नंबर है द्रव स्थैतिकी और दूसरे नंबर का है द्रव गतिकी। द्रव स्थैतिकी हाइड्रोस्टैटिक, मतलब समझो, द्रव स्थैतिकी द्रव किस में है? स्थिर अवस्था में, रुका हुआ पानी, बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन में, तो उसको बोलेंगे द्रव स्थैतिकी। और द्रव गतिकी, कोई द्रव घूम रहा है, बह रहा है। जैसे इसका एग्जांपल सबसे अच्छा हो सकता है झरने का पानी, बारिश का पानी, ये सब कैसे घूमते हुए आते हैं? बारिश का पानी घूम रहा है, मतलब चल रहा है, तो द्रव गतिकी में आएगा। यानी कि इसमें जो द्रव के पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स हैं, वो मूवमेंट लेते हैं, उनके अंदर कुछ एनर्जी हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी, जिसे बोलते हैं गतिज ऊर्जा। तो गतिज ऊर्जा के साथ भागते हैं, यानी उनके अंदर मोशन होता है।
तो उसको बोलते हैं द्रव गतिकी। द्रव स्थितिकी का मतलब क्या हो गया? रुका हुआ पानी, रुका हुआ पानी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। एक बाल्टी में भरा हुआ पानी, बाल्टी में रुका हुआ पानी, बोलिए रुका हुआ पानी, बाल्टी में रुका हुआ पानी हो गया। मतलब पानी अगर स्थिर कंडीशन में, पानी में बार बार क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि आइडियल लिक्विड में पानी ही लिया जाता है बच्चों, याद रखना। आइडियल लिक्विड कौन सा है हमारा? पानी। आइडियल फ्लूइड कौन सा है? वाटर। क्योंकि मैंने बताया फ्लूइड और गैस सब तरल के अंतर्गत आते हैं, तो आइडियल फ्लूइड में बोलेंगे हम पानी। उसी तरीके से अगर आइडियल गैस की बात करेंगे तो हम क्या लेंगे? एयर लेंगे, याद रखना। आइडियल गैस हमेशा एयर ली जाती है और आइडियल फ्लूइड हमेशा पानी लिया जाएगा। तो मैं पानी की बार बात कर रहा हूँ। एक गिलास पानी में, मतलब आपके सामने ऐसे ही रखा हुआ पानी, बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन में, तो पानी रखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि हम अगर उसका अध्ययन करते हैं कि भैया ये पानी रखा हुआ है, पानी के अंदर कितना घनत्व है, पानी के अंदर कौन कौन से बल लग रहे हैं, फोर्स कितना लग रहा है, पानी की मात्रा कितनी है, पानी किस शेप का है, किस साइज का है, ये सारी की सारी स्टडी किसमें आएगी? तुम्हारी द्रव स्थितिकी में आएगी। अगर पानी या कोई भी लिक्विड, कोई भी तरल आपका रुका हुआ है, स्टेशनरी कंडीशन है, बिल्कुल शांत ऐसे छम पड़ा हुआ है, क्या कहलाएगा? हाइड्रोस्टैटिक। और हाइड्रोडायनामिक में अब जाते हैं कहीं पे, देखा हुआ झील का पानी लगातार झम 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 करके गिरता है, गिर रहा है पानी, ठीक है। बारिश का पानी गिर रहा है, नदी, चलती हुई नदी चल रही है, आप लोग नहाने जाते हैं नदियों में, खूब देखा हुआ, नदी चल रही है, चलते हुए पानी का अगर हम अध्ययन करेंगे वो किस में कहलाएगा? द्रव गतिकी में कहलाएगा। चलते हुए पानी, मूवमेंट किस में हो रहा है? जिसमें मूवमेंट हो रहा है, यानी कि इसमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पार्टिकल्स इधर से उधर भाग रहे हैं, एक जगह फिर दूसरी जगह, और यहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल स्टेशनरी कंडीशन में, बिल्कुल ऐसे हैं तो ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो ऐसी स्थिति द्रव स्थितिकी कहलाती है और ऐसी स्थिति द्रव गतिकी कहलाती है। ये दोनों ही ब्रांच यहाँ पर हमें पढ़नी है द्रव यांत्रिकी में। इस चैप्टर का कंटेंट 30% अगर द्रव स्थितिकी का है तो 70% यहाँ पर द्रव गतिकी का है, जो हमारे 11th के सिलेबस में। तो 30% हमें पढ़ना है द्रव स्थितिकी और 70% पढ़ना है द्रव गतिकी, और 70 + 30% मिलके बन जाता है 100%, वो आ जाता है द्रव यांत्रिकी में। तो द्रव यांत्रिकी के दोनों क्लासिफिकेशन आपको मैं समझता हूँ अच्छे तरीके से आ गए होंगे, पहला द्रव स्थितिकी और द्रव गतिकी। चलिए नोट कर लीजिए इसे। मेहनत करिए बच्चों, आप लोग मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली सफलता मिलेगी। और जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट कर सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, या ये न्यूमेरिकल छूट गया, या ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया, वो मुझे आप लोग बता सकते हैं। हेडिंग लगाइएगा प्रलोद। प्रलोद को बोलते हैं इंग्लिश में थ्रस्ट। थोड़ा अजीब सा नाम है लेकिन थोड़ा सा सीख जाएंगे, थ्रस्ट। अब बच्चों थ्रस्ट क्या चीज़ होती है? थ्रस्ट की बात ये करेंगे कि जिस बर्तन में अगर तरल को रखा गया, जैसे मान लो एक बर्तन आपके सामने ये रखा है, एक बर्तन आपके सामने ये रखा है, तो मान लो ये क्या भरा हुआ है, इसमें तरल भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? ये तरल है, पानी बोल सकते हैं, चलो ये पानी भरा हुआ है, ठीक है। ये एक बर्तन ये रहा आपके सामने इस शेप का, ये क्या है? बर्तन है। ये दोनों क्या चीज़ हैं? बर्तन, ठीक है। ये अंदर ये एक आयताकार बर्तन है और ये त्रिभुजाकार, त्रिभुज टाइप की शेप बनी है, या थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा सा बर्तन है। एक सर्कुलर बर्तन भी ले सकते हैं आप, ये लीजिए, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। तो बर्तन की दीवार पर ये अंदर की वॉल हो गई, ये आंतरिक दीवार हो गई, आंतरिक दीवार बोल सकते हैं इसे, आंतरिक वॉल, आंतरिक दीवार यानी इंटरनल वॉल। इंटरनल वॉल्स पे ये जो पार्टिकल्स हैं ना इस पानी के, ये तरल के, वो हमेशा क्या लगाते हैं? बल लगाते हैं दीवार पर बाहर की तरफ, ऐसे 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 बाहर की तरफ एक बल लगाएंगे, ऐसे बाहर की तरफ एक बल लगाएंगे। मैं ब्लू पेन से दिखाऊं, ये बल लगा रहा है, ये बल लगाएंगे ऐसे, पानी पूरे में भरा हुआ है तो ये बल लगाएंगे, और बल लगाते ही ये जो बल लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो जितना इन्होंने टोटल बल लगाया है यहाँ पर, मान लो 20 न्यूटन का लगाया है या 30 न्यूटन का लगाया है, इसी को हम क्या कहेंगे? प्रलोद कहेंगे। मतलब
जिस बर्तन में तरल को रखा उसकी तो आकृति ले ली उसने और उसी पर ही बल लगा रहा है, उसी को क्या बोलते हैं? प्रलोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं बच्चों थ्रस्ट और प्रेशर में बहुत बड़ा अंतर है। थ्रस्ट हमेशा बर्तन की दीवार पर लगता है, हर पार्टिकल्स के द्वारा, हर जो अणु हैं, हर कण हैं, वो ऐसे ऐसे करके बल लगाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ दीवार पर, उसकी दीवार पर। जैसे मान लो आपने एक कप पानी चाय पीना है, आपको कप में चाय ली, तो चाय के भी जो कण है ना वो दीवार पर बल लगा रहे हैं। चिंता ना करो, वो बल इतना नहीं होता कि कप को तोड़ के तुम्हारे ऊपर गिर जाए, ऐसा नहीं होता, ठीक है, वो बल बहुत कम होता है। लेकिन उस बल को हम क्या कहते हैं? प्रलोद कहते हैं, थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट फोर्स। क्या कहते हैं हम? थ्रस्ट कहते हैं उसे। अच्छा, कल मैंने पढ़ाया था आप लोगों को दाब, प्रेशर। तो प्रेशर कैसे लगता है? इस सरफेस के हमेशा अभिलंबवत लगेगा, हमेशा परपेंडिकुलर लगेगा, हमेशा 90 अंश पे लगेगा, इसको बोलते हैं प्रेशर। तो बच्चों ये प्रलोद समझ में आया आपको? प्रलोद हमेशा दीवार की तरफ लगेगा, ऐसे ऐसे करके। कोई सी भी दीवार ले लो आप, घर को छोड़ देना, कोई सा भी बर्तन ले लेना, चाहे आप बर्तन गिलास ले लें, बड़ा गिलास लें तो बड़े गिलास पे पार्टिकल्स इधर इधर बल लगाते हैं, छोटा गिलास लें, छोटे गिलास पे भी बल लगाते हैं, ठीक है। कप लें, कप में लगाएंगे, कोई सर्कुलर कोई शेप का कोई बर्तन रखा हो बड़ा प्यारा सा, उस पर भी बल चारों दीवारों पर हर तरफ लगाएंगे, इसी को क्या कहते हैं? प्रलोद कहते हैं। तो बच्चों क्लियर हुआ आपको प्रलोद, दाब? तो इस तरह से ये आज का लेक्चर है। प्रलोद क्लियर हुआ, हाइड्रोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, ये सब कुछ इसी तरह से मेहनत करती रहिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको ये बताएंगे कि एक बर्तन में हम किस तरह से प्रेशर को वेरी करा सकते हैं, किस तरह से प्रेशर हमारा कहाँ किस पॉइंट पर ज़्यादा रहता है और कहाँ किस पॉइंट पर प्रेशर हमारा कम से कम रहता है। बस शर्त यही है, आप रेगुलर रहिएगा और जो प्रॉब्लम्स होती हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।